नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी ने आज कोटद्वार में भव्य रोड शो किया। आपको बता दें कि रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इसके बाद सीएम धामी ने बतौर मुख्य अतिथि लाभार्थी सम्मान समारोह में भी शिरकत की। साथ ही लाभार्थी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक लगभग 4 करोड़ लोगों को आवास मिल चुका है। आज कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यहां पधारे हमारे सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों को सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल के कालखंड में शायद उत्तराखंड हो या देश हो, कोई भी व्यक्ति 140 करोड़ जो हमारे देश की आबादी है, 140 करोड़ आबादी में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको किसी न किसी योजना का लाभ नहीं मिला होगा। जो गरीब होगा उसको गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ मिला होगा, अगर कोई अमीर होगा तो उसको दूसरे प्रकार की जो सेवाएं हैं, चाहे रेल सेवा हो, चाहे हवाई सेवा हो, चाहे वो सड़क की सेवा हो, चाहे वो सुरक्षा की गारंटी हो, वो सारी की सारी चीजें, या जो हमारे प्रवासी भारतीय जो विदेशों में रहते हैं उनको भी इन 10 सालों में लाभार्थी होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। हम प्रतिबद्ध हैं कि हम कोटद्वार क्षेत्र हो, चाहे हमारा यमकेश्वर क्षेत्र हो, चाहे लैंसडाउन का क्षेत्र हो, या पूरा हमारा जनपद पौड़ी हो, या ये हमारा कोटद्वार जहां से एक समय में चार धाम यात्रा प्रारंभ होती थी, ये हमारे लिए, हम यहाँ के लिए संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि इसका गौरव हम पूरी तरह से स्थापित करेंगे, यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सिद्धवली बाबा ने अनगिनत उनकी प्रेरणाओं के जो बाबा हमारे हैं इस क्षेत्र में, पूरा उनका आशीर्वाद है। उनकी प्रेरणा से बुद्धि, शक्ति और सरलता, इन सब के भंडार बाबा सिद्धवली है। उनकी कृपा से हमारे सब काम होंगे। और कोटद्वार में आज इतना बड़ा आयोजन अपने आप में एक बहुत सुखद संयोग है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में आप सबके मध्य आने का अवसर मिला, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार, आपकी सरकार, आपने उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार एक इतिहास बनाने का काम किया है, एक परिपाटी बदलने का काम किया है। एक जो लगातार ये होता था कि एक चुनाव हुआ, सरकार बदल गई, दूसरा चुनाव आया, फिर सरकार बदल गई। आपने इस मिथक को और इस परिपाटी को तोड़कर एक इतिहास बनाने का काम किया है। पहले के समय में जो देश के अंदर सरकारें होती थी, उन्होंने केवल एक परिवार की चिंता की, परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को खुले में शौच जाने के लिए मजबूर किया, महिलाओं को चूल्हे के धुएं में खाना बनाने के लिए उनको बीमार होने पर मजबूर किया। क्यों? इलाज के अभाव में हमारी मातृशक्ति को, महिलाओं को दम तोड़ने पर मजबूर किया। आज मोदी की गारंटी है, 140 करोड़ भारतीय मोदी जी का परिवार है। जो लोग मोदी जी के परिवार की बात करते हैं, कहते हैं उन्होंने अपना परिवार नहीं बनाया। अरे भाई, जिसने पूरा देश बना दिया, देश के हर गरीब का परिवार उनका परिवार है, उत्तराखंड का पूरा उत्तराखंड उनका परिवार है, पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी का परिवार है, क्योंकि मोदी ने हर गरीब की चिंता की है, हर भारतवासी की चिंता की है। भाइयों बहनों, 2014 से पहले जब हम बात करते हैं किस प्रकार से जो विकास का इंजन था वो ठप पड़ा हुआ था, और 2014 के बाद आज तेजी से विकास का इंजन सरपट गति से तेज आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं 2014 से पहले बीमार थी, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से विकास हुआ है। 2014 से पहले रोडों की खस्ता हाल किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रोज 38 किलोमीटर रोडों को निर्माण किया जा रहा है। 2014 से पहले वैक्सीन लगाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। 2014 के बाद से देश में हर साल एक नए
आईआईटी का निर्माण हुआ है। 2014 के बाद हर साल देश में एक नया आईआईएम बनाया गया है। 2014 के बाद हर सप्ताह देश के अंदर एक नई यूनिवर्सिटी खोली गई है। बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को दी। आपको बता दें कि प्रदेश में पहली सबसे बार अधिक 8,275 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। तो वहीं प्रदेश को स्मार्ट बनाने के लिए यूपीपीएल ने भी एक योजना चलाई है। आपको बता दें कि जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। पुष्कर सिंह धामी ने आज करोड़ रुपए की जो सौगात है वो प्रदेशवासियों को दी है। करीब 8,275 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, जिसमें कई लाभकारी योजनाएं जो प्रदेश की जनता है उसे दी गई, जिसमें कई पुलों का निर्माण के साथ साथ सड़कों का निर्माण और कई स्वास्थ्य केंद्र इसमें खोले जाएंगे। इसके तहत आज जो मुख्य सेवा सदन है मुख्यमंत्री कार्यालय में देहरादून में, वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसके बाद जो श्रमिक थे उनको भी आज जो टूल किट है वो बांटी गई, क्योंकि जो स्किल इंडिया है उसके तहत इन श्रमिकों को प्रदेश सरकार द्वारा स्किल किया जा रहा था, और उसी के तहत जब उनका पूरी तरह से जब वो स्किलफुल हो गए हैं उसके बाद उन्हें आज वितरण किट बांटी गई है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह रहा कि अब जो मीटर्स रहने वाले हैं बिजली के वो अब स्मार्ट होने वाले हैं। आप मोबाइल के माध्यम से ही जो अपना मीटर है उससे रेगुलेट कर सकते हैं। साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में चल रही है उसे पहले ही रिचार्ज करके आप प्रीपेड तौर पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले ही भर सकते हैं, जिसके कारण जो बिजली आप पहले ही जितना आप खर्च करना चाहते हैं उतना ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर दी है, जिसमें गढ़वाल और आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि जिसमें कई विकास कार्य उत्तराखंड में होने हैं, और साथ साथ जो स्मार्ट इंडिया की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं उसके तहत जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार स्मार्ट बनाने की राह में उत्तराखंड को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें कि इसके लिए सीएम धामी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चारधाम की तैयारियों को लेकर बैठक हुई, जिसमें तमाम विभागों के दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आपको बता दें कि इस पर जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि चारधाम यात्रा हमारे उत्तराखंड के लिए आर्थिकी का आधार है। साथ ही पिछली बार 56 लाख श्रद्धालु आए थे और इस बार इससे ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा पार्किंग स्थल बनाए जा चुके हैं, जिसमें काम गतिमान से है। साथ ही टनल पार्किंग के लिए भी विचार किया जा रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा हमारे लिए उत्तराखंड के लिए आर्थिकी का आधार भी है। चाहे उसमें छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक वो चारधाम यात्रा से सीधा जुड़ा है। इसके साथ साथ जो चारधाम यात्रा पे आने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से आप समझिए लास्ट टाइम हमारे यहाँ 56 लाख श्रद्धालु हमारे इस चारधाम यात्रा में जो एक रिकॉर्ड है। इस बार हम उम्मीद करें इससे ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन उसके लिए लगातार हमारी बैठकें जारी हैं। अभी 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्वयं मैं उस बैठक में शामिल था। तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठना हुआ और उनसे सीधा कहा कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं हम लोग पहले से दुरुस्त कर लें। जहां तक मेरे विभाग की बात है, उसमें शहरी विकास विभाग के अंतर्गत मेरे विभाग के मेरे द्वारा भी निर्देशित किया गया है। विभाग के अधिकारियों को भी मैंने कहा है कि उस चारधाम यात्रा के दौरान, वैसे तो हम पूरे उत्तराखंड की यदि बात करें तो उसमें भी वही बात करते हैं, लेकिन विशेषकर जो चारधाम यात्रा का मार्ग है वहाँ पे जितने मेरे निकाय पड़ते हैं, जितने हमारे निकाय इस क्षेत्र पड़ते हैं, उसमें चाहे साफ़ सफाई की बात हो, टॉयलेट सफाई की बात हो, लाइट्स स्ट्रीट लाइट की बात हो, और पार्किंग की बात हो, ये 4 मुख्य रूप से मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि हम लोग उसको दुरुस्त करें। खबर हरिद्वार से है, जहां प्रदेश की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। बता दें कि जब बीएसपी का दामन छोड़कर 4 बार के सांसद और 7 बार के विधायक रहे करतार ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भडाना ने बीएसपी से टिकट से चुनाव लड़ा था। साथ ही करतार भडाना ने अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय
महामंत्री दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बीजेपी का दामन थामा। आज भारतीय जनता पार्टी में करतार सिंह भडाना जी, जो एक राजनीति के अंदर बहुत बड़ा अपना आयाम रखते हैं, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो नए भारत का निर्माण चल रहा है, इस भारत के निर्माण में एक विकसित भारत की ओर देश चल रहा है। देश में दो ध्रुवीकरण आज चल रहे हैं, एक राष्ट्रवादी लोगों के चल रहे हैं जो भारत को विकसित देखना चाहते हैं, एक उन लोगों को चल रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर चल रहा है, अनेकों अनेक विरोधी दलों के माध्यम से चल रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों का हनन कर रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हमारे संस्कारों को मजबूती और शक्ति देने का काम कर रहे हैं। आज अनेकों अनेक दलों में लोग जो काम कर रहे हैं, जब वो अपने घर के अंदर भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और बाहर जाकर जब उनके नेतागण सनातन को ख़त्म कर देंगे, सनातन डेंगू है, इस प्रकार के राम पैदा ही नहीं हुए, ऐसे वक्तव्य देते हैं, तो उन सबको घुटन महसूस होती है। ये देवभूमि है जहाँ पे गंगा मैया का स्नान होता है, जहाँ हर की पैड़ी है, वहाँ पे सेवा करते हैं। लेकिन जितना दिन का मेरा वो कार्य था, 1-2 महीने का, जो सेवा मेरे से देवभूमि ने लेनी थी वो ली, और फिर उसके बाद मुझे कई जगह का कर्ज चुकाना था, वहाँ मुझे जाना था। लेकिन अब शायद हो सकता है कि यहाँ का कुछ कर्ज मुझ पे बाकी है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज अयोध्या के दौरे पर रहे। बता दें कि और ऐसे में वहां नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। साथ ही आपको बता दें कि जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। इसके बाद प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने हरीश रावत समेत कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम ने विपक्ष को सद्बुद्धि तो दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। रामलला के दर्शन करने के लिए किसी पार्टी के आदेश की, निर्देश की कांग्रेस पार्टी को जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी सदैव से भगवान राम में आस्था रखती आई है। देश के जो भी हमारे प्रतीक हैं, भगवान शिव हैं या सनातन धर्म के जो भी प्रतीक हैं, सबको हम मानते आए हैं। और हरीश रावत जी ने तो जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, उसी टाइम घोषणा की थी कि भगवान रामलला के दर्शन के लिए हम जाएंगे, और वो अपने वचन को निभा रहे हैं। और भगवान ने उनको निश्चित तौर पर जो है बुलावा भेजा है। और भगवान जब जिस भक्त को बुलाना चाहता है, भक्त तो दौड़ा हुआ चला आता है। और श्रद्धा को दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को न मीडिया की जरूरत है, न भाजपा के नेताओं को जिससे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। उस अयोध्या को विकसित करते हुए बनाया कि मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति को आज स्वीकार करना पड़ रहा है। और एक बात तो आप जानते हैं कि सत्य को कभी नकारा नहीं जा सकता। ये सत्य था। देखिए, यदि हम महात्मा गांधी की बात करें, जिसकी ये बात करते थे, तो उनकी समाधि पे हे राम लिखा है। उसके बावजूद ये बार बार एक ही बात कहते थे कि राम जो है काल्पनिक थे। तो यानी कि आज यदि स्वीकार कर रहे हैं, तो मैं तो भगवान श्री राम का ही उनके ऊपर एक आशीर्वाद कहूँगा कि उनको या उनके तमाम साथियों का सद्बुद्धि तो आ रही है। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां विधानसभा में लोकसभा चुनाव के लिए कार्यालय का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर विधायक अनिल नोटियाल ने कहा कि कर्णप्रयाग विधानसभा से लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे अधिक अंतर से जीतेगी। बीजेपी 400 पार का नारा लेकर गांव-गांव में जाएगी। विधानसभा का कार्यालय यहाँ पर खोला गया है और सभी कार्यकर्ता लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय विधायक जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी हैं, अपने प्रभारी जी हैं, और ये सभी अपने वरिष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता मातृशक्ति सब उपस्थित हैं। और निश्चित रूप से हम सब लोगों की जो मोदी जी का जो संकल्प है, अब की बात 400 पार, ये सब लोग लगे हुए हैं और कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो हमारा नारा है।
खबर पौड़ी से है, जहां कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने एसएसपी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों के साथ मिलकर जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि और उन्होंने अंकिता को न्याय दिलाने की मांग कही। साथ ही ज्योति रौतेला ने कहा कि दिव्यांग अंकिता भंडारी के परिजन न्याय की मांग के लिए सड़कों पर हैं और कांग्रेस परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देगी। पुलिस प्रशासन की जो भूमिका रही इस पूरे केस में, पहले तो अंकिता भंडारी का केस को सीरियसली नहीं लिया गया, उसके बाद जो सीबीआई जांच की सरकार ने मांग नहीं मानी, और जिस तरीके से परसों जो हमारे पत्रकार भाई इस लड़ाई को लड़ रहे थे उनको गलत जिन धाराओं में उन्होंने अरेस्ट करा और जिस तरीके से पुलिस ने अरेस्ट किया, उसमें तो ये लग रहा था कि क्रिमिनल आशुतोष नेगी है और जो पुलकिदार है वो निर्दोष है। तो हम आज इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, प्रशासन को समझाना चाहते हैं कि ये मत सोचिए कि आप इस तरीके से किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल के अंदर डालोगे और यहाँ की जनता चुप रहेगी। इसलिए आज हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1.5 साल अंकिता भंडारी मामले को हो गया है, लेकिन अभी तक उसमें जो सरकार है केवल लीपापोती करने का काम कर रही है। उसमें जो एविडेंस हमारे जो रेणु विधायक यमकेश्वर की है उनके द्वारा रातों रात बुलडोजर चला के उसको तोड़ दिया गया, लेकिन उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि जो उसकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे थे भाई हमारे आशुतोष नेगी, उनको गिरफ्तार किया गया है। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि भाजपा किस प्रकार की दोहरी मानसिकता लेकर यहाँ पर चल रही है और अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है, और जो अंकिता भंडारी के पक्ष में आवाज उठा रहा है उसको अंदर डालने का काम कर रही है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और उनको अब रास्ता दिखाने वाली है और सबको जेल डालने का काम कर रही है, और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का काम हम सब मिलकर अब इस लड़ाई को छेड़ चुके हैं। और अंकिता भंडारी बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के साथ ही साथ सभी राजनीतिक पार्टियों के मतदाताओं को रिझाने के लिए अभी से ही वायदे शुरू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिसको लेकर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोही ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज देश का युवा रोजगार को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र में राज्य की सरकारों ने युवाओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। देखिए, आज ये हमने युवा कांग्रेस के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरे देश में युवा कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसमें हमारे युवा न्याय गारंटी, हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा युवा न्याय गारंटी दी जा रही है, जिसमें भर्ती भरोसा 30 लाख सरकारी नौकरी, पहली नौकरी पक्की, हर डिग्री में डिप्लोमा धारक 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष स्टाइपेंड, और गिर इकोनॉमिक में सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, युवा रोशनी मिलेगी, जिसमें 5 करोड़ राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर में युवाओं को दिए जाएंगे। पेपर लीक जैसे से मुक्ति, ऐसा कानून हमारे देश में आने वाला है, और ये लोकसभा चुनाव में हमारे जो कांग्रेस की हमारे युवाओं को गारंटी जा रही है, इसकी आज हमने लॉन्चिंग कर रहे हैं। और इस युवा न्याय गारंटी के माध्यम से हम हर एक युवाओं को ये गारंटी देने जा रहे हैं यूथ कांग्रेस। खबर मसूरी से है, जहां राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में मसूरी ट्रेड्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की आम सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल, महामंत्री जगजीत और नागेंद्र उनियाल के साल भर के अपने कामों और आय व्यय की हिसाब सदन में रखा। बता दें कि जिसको सदन के सर्व समिति से पारित किया गया। इस मौके पर मंसूरी मैं पिछले 1 महीने बाहर था, लेकिन वापस आने पर देखा कि जब अपनी दुकान पर गया और वहाँ उसके सामने लगातार पिछली बार से दुगने संख्या में पटरी व्यापारी बैठे हुए हैं। मुझे कई लोगों ने, जिनकी वो दुकानें मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा कि साहब बताइए, सारा टूरिस्ट उनको देखते हुए निकल जाता, हमारी दुकानों की तरफ देखता नहीं। हम वही सामान बेचते हैं और टैक्स देते हैं, और ये बिना टैक्स के लाभ कमा रहे हैं। इस संबंध में सरकार को भी, जो इस समय हमारे प्रभारी हैं मसूरी के एसडीएम महोदय, उनको भी और व्यापार संघ को भी कार्य करना चाहिए। हमारी आज वार्षिक आम सभा थी और हमारी संस्था निरंतर रूप से मसूरी के व्यापारियों के लिए, मसूरी के निवासियों के लिए काम करती आ रही है, करती रहेगी। और बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही भारी मात्रा में हमारे व्यापारी आज उपस्थित हुए, और हमें इस बात की भी खुशी है कि व्यापारियों ने अपने सुझाव और शिकायत दर्ज कराई, जिसके माध्यम से हमें संस्था के प्रति कार्य करने में, संस्था को मजबूत बनाने में हमें हौसला मिलेगा। और हम ये प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जो हमारी संस्था है वो उत्तराखंड की सर्वप्रथम संस्था बनकर उभर के आए। तो पटरी व्यापारी की एक समस्या चल रही है। केंद्र सरकार द्वारा जो नीति आ रही है, चाहे वो हमारे पटरी व्यवसायियों को लेकर हो,
चाहे वो हमारे वेंडर्स को लेकर हो, स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर हो। उसी प्रकार से हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारी जो प्रदेश सरकार है, उनके द्वारा नीति बनाई जा रही है। वेंडर जोन में समस्त व्यापारियों को शिफ्ट करने की बात की जा रही है। तब तक हम उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब वेंडर जोन एक अच्छा व्यवस्थित वेंडर जोन बने और हमारे समस्त पटरी वाले जो हैं वो बाजार के भाग से हटकर उस वेंडर जोन में। खबर हरिद्वार से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। बता दें कि इसी क्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश भर ने अपने बूथ स्तर तक लोगों को मजबूत करने के लिए हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में हुए घोटाले जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जा रही है। हमारे सम्मेलन हो चुके, हरिद्वार बचा हुआ था और यहाँ के कार्यकर्ताओं की भी इच्छा थी कि हम लोग आएँ और जो नई चीज़ें अभी हुई हैं उन पर हम लोग बातचीत करें, क्योंकि हम चुनाव में उतरने की अब तैयारी है। मेरे ख्याल से 2-4 दिन में ही आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या हमारी तैयारियां है, क्या हमारे मंडलम की स्थितियाँ, वो हम लोग पहले कर चुके, समीक्षा कर चुके हैं। आज थोड़ा सा ये था कि लोगों ने कहा कि कम से कम एक आचार संहिता से पहले यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाए, उसी के तहत। खबर मसूरी से है, जहां तिब्बती के 65वें राष्ट्रीय विद्रोह दिवस पर तिब्बती समुदाय के लोगों ने चीन के खिलाफ रैली निकाली। आपको बता दें कि हैप्पी वैली से शुरू हुई ये रैली तिब्बती समुदाय के लोगों ने भाग लेकर तिब्बत की आज़ादी की मांग को उठाया। साथ ही तिब्बती समुदाय के लोगों ने बताया कि तिब्बत में रह रहे तिब्बतियों की चीन की दमनकारी नीतियों सहित कई तरह की योजनाओं को सहना पड़ रहा है। एग्रीमेंट हुआ था भारत और चाइना के बीच, वहाँ पर फ्रेंडली पूर्वक बात कुछ किया था, लेकिन 62 में चाइना ने इंडिया को ये लड़ाई शुरू किया था ना। जैसा कि आपको आजकल जैसा कि पाकिस्तान से इतने टेररिस्ट लोग आ रहे हैं हिंदुस्तान में, उसका सप्लाई वेपन पूरा चाइनीज लोग कर रहा है। वैसे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड नहीं होते, परमानेंट ये एनिमीज नहीं होते। फिर भी मैं भारत सरकार को यही कहना चाहता हूँ, जो चाइना हमेशा दुनिया को धोखा दे के आया है, वो हमेशा धोखा करके, जैसा कि आपको पिछले कुछ साल से चाइना और इंडिया के बीच में फ्रेंडशिप बोल रहा है, लेकिन लद्दाख में घुस रहा है ना, अरुणाचल में घुस रहा है, तो वही तो एकदम चूड़ी पोक है ना, पीछे छोड़ी पोक रहा है ना, वही बता रहा है। इस बार करने का जो जैसे इन अ मैसिव वे थोड़ा ज़्यादा करने की वजह यह है कि अभी जो ऑन गोइंग प्रोसेस है, अभी जो जैसे ताज़ा जो तिब्बत में क्या हो रहा है कि देयर अ खम दे के प्रोजेक्ट करके डैम बनवा रहे हैं तिब्बत में चाइना। तो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो पुराने मंदिर है, जैसे पुराने घरों है, मंदिर है, वो सब तोड़वा रहे हैं। जैसे अभी तक सब वो लोग क्या करते हैं, डिमोलिश करते रहते हैं, पर अभी जो फ्रेश अभी जो ऑन गोइंग जो न्यूज़ है वो बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो ऑलमोस्ट 14th सेंचुरी से जो पुराने मंदिर है वो सब डिस्ट्रक्शन कर रहा है। तो हम आवाज़ उठा रहे हैं कि ये डैम को यू हैव टू स्टॉप दैट डैम प्रोजेक्ट। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश एसटीएफ को यूके एसएससी परीक्षा की जांच में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि यूके एसएससी पेपर लीक घोटाले में एसटीएफ ने काशान नामक आरोपी को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। अब तक एसटीएफ इस पूरे मामले में 47 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि ये आरोपी आरएमएस कंपनी, जिसमें यूके एसएससी के प्रश्न पत्र को छपाने के लिए टेंडर मिला था, उस कंपनी की प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनका जल्द ही एसटीएफ खुलासा करने का दावा कर रही है। को बड़ी सफलता मिली है। एक 50,000 का इनामी अपराधी कासान, जो कि यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले में इनामी था और ये यूपी का रहने वाला है। तो आज एसटीएफ की टीम के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसका जो रोल था, इसमें जो राजेश चौहान है, जो ओनर था जो प्रिंटिंग प्रेस का, उसका एक कर्मचारी था, प्रेस में काम करता था, और इसके द्वारा जो परीक्षा का पेपर था वो अन्य अभियुक्तों को निकाल कर दे दिया गया था। इसकी गिरफ्तारी के लगातार एसटीएफ के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे और पिछले हफ्ते भी इसका लोकेशन अलीगढ़ में आया था, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं किया जा सका, फरार हो गया था। तो लगातार एसटीएफ की टीमें इस पर दबिश दे रही थी इसकी गिरफ्तारी के लिए, और आज इसमें सफलता मिली है और इसको अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है।
आज के दौर में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, ये हम ना केवल कह रहे हैं बल्कि इसका उदाहरण भी हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि राजधानी देहरादून शहर में 4 महिलाएं ऐसी हैं जो ऑटो चलाकर अपना काम कर रही हैं और अपने परिवार के पालन पोषण का खर्चा भी उठा रही हैं। साथ ही महिलाओं को सरकार और खास तौर पर आरटीओ देहरादून का लगातार सहयोग भी मिल रहा है। आपको बता दें कि इन महिलाओं को ऑटो संचालन के लिए आरटीओ देहरादून द्वारा मुफ्त ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही 16 अन्य ऐसे महिलाओं को आरटीओ की ओर से परीक्षण देने का काम किया जा रहा है, जो आने वाले वक्त में देहरादून शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट संचालन का भी काम करेंगी। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।